तो आज हमारे सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोलॉइड्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। कोलॉइड्स के उसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन। आज जो तीसरा क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। उसके अंदर तीन प्रकार के होते हैं, लिखना स्टार्ट करिए। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, depending upon the size of particle of dispersed phase, depending upon the size of particle of dispersed phase, colloids are classified into three classes. Colloids are classified into three classes. पहला है multimolecular colloids, second है macromolecular colloids and third है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसको मिजल्स के नाम से भी जानते हैं। पहला है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो कुल तीन प्रकार के कोलॉइड्स होते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स को ही आप मिजल्स, MICELLES मिजल्स के नाम से जानते हैं। MICELLES मिजल्स। पहला लिखें मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, राइट। डेफिनेशन लिखें, इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स, इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स एग्रीगेट ऑफ atom or molecule, aggregate of atom or molecule with diameter less than 1 nanometer, with diameter less than 1 nanometer are present is called multimolecular colloids, are present is called मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। एग्जाम्पल सल्फर का जोल या गोल्ड का जोल। एग्जाम्पल सल्फर जोल कॉमा गोल्ड जोल, फुल स्टॉप। दे हैव जनरली लायोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव जनरली लायोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, they have generally lyophilic characteristics। तो इनकी lyophilic characteristics होती है, आगे लिखें, these particles are held together by, these particles are held together by weak van der Waals forces, these particles are held together by weak van der Waals forces, weak van der Waals forces। डन। सेकंड लिखे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। ये पहला वाला समझ में आ गया ना। ऐसा कोगुलेशन हो रहा है, कोगुलेशन मतलब डिस्पर्स फेज आपस में मिल रहे हैं, पर मिलकर भी 1 नैनोमीटर से ज्यादा साइज डायमीटर उसका नहीं हो पा रहा है। तो 1 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। पॉइंट नंबर 2, macromolecular colloids. It is a type of colloids in which particles are of large range, particles are of large range, full stop। example, example starch, cellulose, नायलॉन, प्रोटीन, पॉलीथीन एटसेट्रा। नायलॉन, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, पॉलीथीन एटसेट्रा। तो थोड़े लार्ज नंबर हैं। प्रोटीन जैसे ही आ गया मतलब 70-80 मतलब 70-80 मोनोमर्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो समहाउ आप उसको थोड़ा सा देख भी सकते हैं, ये नहीं कहता बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे, आप उसे देख भी
सकेंगे। कोलॉइड्स है तो आप ऑब्वियसली देख पाएंगे, पर थोड़े बड़े साइज के कोलॉइड्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हैव लायोफोबिक करेक्टर। हाँ उसी में, दे हैव लायोफोबिक करेक्टर बोल रहा हूं, करेक्टर, दे हैव लायोफोबिक करेक्टर। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ड्यू टू लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। अब जैसे वहां पे पॉलीथीन है, पॉलीथीन बनता है इथीन से। इथीन किसे कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथीन कहते हैं। इसकी जब आप पॉलीमराइजेशन कराओगे, क्या कराएंगे? पॉलीमराइजेशन। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में था शायद पहले, जिसको हम लोग पॉलीमर्स के नाम से जानते थे। शायद ये हटा दिया गया है या है, आई डोंट नो, हट गया है पूरा। तो पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये इस तरफ से और इस तरफ से n नंबर ऑफ ऐसे ग्रुप्स लगते चले जाते हैं। ये हुआ कैसे होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ होगा। एक और कंपाउंड का CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ होगा। इस तरफ भी फिर CH2 फ्री रेडिकल डैश, और इधर भी CH2 फ्री रेडिकल डैश, ऐसा इधर भी होता जा रहा होगा। अब ये आपस में ना जुड़ के आजू बाजू में अगर जुड़ते चले गए तो इथीन जब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीथीन। और वो वही पॉलीथीन है जो आप लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सब्जी लेने का भैया एक पॉलीथीन देना, वो सामान जिस पर्टिकुलर बैग में दे रहा है, दैट बैग इज मेड अप ऑफ दिस इथीन ओनली, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। डन। तो ये पॉलीमर है। अब ये लॉन्ग चेन है, बहुत बड़ा चेन होता है। इस चेन की वजह से लग तो यहां पर भी वेंडरवॉल फोर्सेस है, पर चेन होने की वजह से रिलेटिवली ये थोड़ा उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर से जो आपका मैक्रोमोलिकुलर है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। तो लिखे हैं उसके नीचे, ड्यू टू लॉन्ग चेन van der Waals forces are comparatively stronger. Due to long chain, van der Waals forces are relatively stronger. Last लिखें, associated colloids. Associated colloids. These colloids are produced. These colloids are produced by the aggregates of large number of ions because of the attraction towards oppositely charged ion in concentrated solution. These colloids are produced by the aggregates of large number of ions because of the attraction towards the oppositely charged ion in concentrated solution. Full stop. The aggregate particles are known as micelles. The aggregate particles are known as micelles. तो जो aggregate particles होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? micelles के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, सोप सोल्यूशन या डिटर्जेंट। एग्जाम्पल, सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट। सेकेंड पॉइंट, दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक ग्रुप। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक ग्रुप्स। जैसे ही सोप सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर लायोफिलिक भी होगा और लायोफोबिक भी होगा, और वहीं से उसकी क्लिनसिंग एक्शन पढ़े थे हम लोग। याद है क्लास 10th में हम लोगों ने उसका क्लिनसिंग एक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको जरूर सिखाया होगा कि किस प्रकार से सोप्स एक्ट एज अ क्लिनसिंग एक्शन, वो कैसे दिखाता है। तो इस प्रकार सा कुछ बड़ा सा ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में लास्ट में कुछ C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पर सोडियम या Na कुछ भी लग सकता है, या K लग गया। तो ये सामने वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लायो, स्पेलिंग क्या है?
LYO लायोफिलिक, ये लायोफिलिक है, और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? LYPHO, LYOPHOB, फोबिक, यही ना, ये लायोफोबिक पार्ट है। अब होता क्या है, कपड़ों में जो गंदगी होती है, ये सपोज करिए किसी कपड़े में ये गंदगी लगा हुआ है, अब इस गंदगी को इस प्रकार से ये अपने आप को अरेंज करता है सोप कि लायोफोबिक पार्ट जो है वो इस प्रकार से अंदर रहता है और लायोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की ओर रहता है। क्यों ये बाहर की ओर रह सकता है? बिकॉज इधर क्या है, पानी है, माइनस और प्लस इनके बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, H2O इस तरह से इंटरैक्ट करता है साबुन के साथ, और गंदगी के साथ कौन इंटरैक्ट करता है, लायोफोबिक पार्ट। और जब इस तरह का इंटरैक्शन होता है तो जब आप पानी को फेंकते हैं बाहर, तो ये जो लायोफोबिक पार्ट है ये इसको एक एग्रीगेट बनाकर क्या करेगा, अपने साथ साथ निकाल कर ले जाएगा, और आपका जो कपड़ा है वो वहां से ये गंदगी क्या हो गया, हट गया। तो ये आपका क्लोथ था, दिस इज आइदर ऑयल और ग्रीज और सो कॉल्ड कोई भी गंदगी, और ये पानी में आपने इसको डाला, एंड दीज आर कॉल्ड एज मिजल्स या एग्रीगेट्स। उसका बेस्ट एग्जांपल होता है सोप सॉल्यूशन या फिर डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट कुछ इस प्रकार का होता है, या एग्रीगेट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसमें लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक पार्ट दोनों होता है। तो आप देखें, अगर डिफरेंस वाइज भी देखेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा कि मल्टीमोलिकुलर जो था वो सिर्फ था लायोफिलिक, मैक्रोमोलिकुलर जो था वो लायोफोबिक, वेरएस एग्रीगेट्स जो है वो लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट, ग्रेटर वैन डर वाल्स फोर्सेस आर ऑब्जर्व्ड, ग्रेटर वैन डर वाल्स फोर्सेस आर ऑब्जर्व्ड इन measles, in measles, ठीक है। दिस इज एग्रीगेट्स, दिस इज क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, डन। तो बस एक छोटा सा ये लिखिए, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, और वहां पे ये फोटो बना लीजिए ताकि आप खुद समझ सकें जब आप बाद में पढ़ रहे हो इसको। हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं चाहता हूं एटलीस्ट आप उसके नाम जान लें कि ये नाम होता है, प्रिपरेशन मेथड ऐसे ऐसे होते हैं। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी लिखें, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। बेसिकली कोलॉइड्स जो है वो तीन मुख्य मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। Colloids are prepared by following method. Colloids are prepared by following method. Colloid बनाने का तरीका क्या है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम में आप मिला रहे हैं, और मिलाने के दरमियान ऐसे इतना साइज होना चाहिए कि वो आपको दिखाई भी ना दे और वो सेटल डाउन भी ना हो। साइज इस तरह का बीच बीच का होना चाहिए कि आप उसे नेकेड आई से देख भी ना पाए और वो सेटल डाउन भी ना हो पाए, तो उसी को हम कोलाइड्स बोलते हैं। लिखें पहला डिस्पर्सन मेथड, फर्स्ट मेथड लिखें डिस्पर्सन मेथड, कोई परिभाषा नहीं लिखनी है, सिर्फ नाम लिखना है, डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड फर्दर तीन प्रकार का होता है, तो उसके अंदर ऐसे ABC करके लिख लें। पहला है पेप्टाइजेशन, PEPTIZATION, पेप्टाइजेशन मेथड। सेकेंड है मैकेनिकल मेथड, सेकेंड है मैकेनिकल मेथड। थर्ड है ब्रिग आर्क मेथड, BREDIG पोस्ट ऑफिस, ब्रिगार्क्स मेथड, BREDIG पोस्ट ऑफिस, ब्रिगार्क्स मेथड। तो कुल मिला के डिस्पर्सन में कितने मेथड पढ़ने हैं, मतलब जानने हैं आपको, तीन मेथड, वन इज ब्रिगार्क मेथड, वन इज मैकेनिकल मेथड एंड अदर इज पेप्टाइजेशन। सेकेंड लिखें कंडेंसेशन मेथड,
ब्रैकेट में लिखिएगा, ये फिजिकल मेथड है। कंडेंसेशन मेथड ये फिजिकल मेथड है। ये भी फर्दर 3 प्रकार के 1 2 3 करके इसके अंदर लिखिए। पहला एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, पहला एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सेकेंड एक्सेसिव कूलिंग, सेकेंड एक्सेसिव कूलिंग, एंड थर्ड कंडेंसिंग वेपर इन अ सॉल्वेंट, सेकेंड कंडेंसिंग वेपर इन अ सॉल्वेंट। तो तीनों में आप देख पा रहे होंगे कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, फिजिकल, सॉल्वेंट को एक्सचेंज करना हो, या फिर बहुत ज्यादा उसको ठंडा कर दे रहे हैं, या फिर आपने इतना गर्म कर दिया कि वो भाप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट के ऊपर ही ये सेकंड मेथड है। एंड थर्ड इज केमिकल मेथड, थर्ड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड भी फर्दर 4 प्रकार के होते हैं। केमिकल मेथड में क्या कर रहे हैं आप, कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से वो कोलाइड्स बना रहे हैं। पहला लिखें ऑक्सीडेशन, दूसरा लिखें रिडक्शन, तीसरा लिखें हाइड्रोलाइसिस, एंड चौथा लिखें डबल डीकंपोजिशन, डबल डीकंपोजिशन, डबल डीकंपोजिशन। डन। ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी लिख लीजिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। परिभाषा लिखिए, प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये भी सिलेबस में नहीं है पर बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीबीएसई का कुछ कहना नहीं है, वो कोलाइडल लिख दिया है पर हो सकता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक ना भी हो, पर कोलाइडल लिख दिया तो कहीं हो सकता है वहां से सवाल पूछ भी लिया जा सके। तो इसलिए लिख दीजिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is essential for the stability of colloidal solution. Presence of traces of electrolyte is essential for the stability of colloidal solution. तो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट अगर वहां पे आप डाल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पर जैसे ही ये एसेंशियल जो चीज है वो उतनी मात्रा से अगर ज्यादा मात्रा में आ जाए देन वो कोगुलेट करने लग जाएगा, और कोगुलेट करेगा तो क्या पड़ेगा, वो भारी हो जाएगा, भारी हो जाके वो फिर सस्पेंशन की क्राइटेरिया में चला गया। पर हम तो चाहते नहीं कि वो सस्पेंड करे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से निकालना पड़ेगा। तो वो जो आप कर रहे हैं दैट इज ओनली प्यूरिफिकेशन। तो लिखें लार्जर क्वांटिटीज, कॉमा देके लिखिएगा, लार्जर क्वांटिटीज कोगुलेट इट, लार्जर क्वांटिटीज कोगुलेट इट, full stop. The process used to reduce the amount of impurities, the process used to remove the amount of impurities to a requisite minimum level, to a requisite minimum level is known as purification of colloidal solution. To a requisite, REQUISIT, requisite मतलब जितना मिनिमम होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे होता है ना, वैसे रिक्वेसिट एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मात्रा या कंसंट्रेशन जो चाहिए, रिक्वेसिट मिनिमम लेवल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फुल स्टॉप। द प्यूरिफिकेशन इज कैरिड आउट विथ फॉलोइंग मेथड, जो प्यूरिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट इज डायलिसिस, DIALYSIS, डायलिसिस। सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, ELECTRO, इलेक्ट्रो, DIALYSIS, इलेक्ट्रोडायलिसिस। एंड थर्ड इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। मेरा एक और कारण है ये लिखवाने का, आजकल बहुत ज़्यादा लोग किडनी की बीमारी से परेशान हैं, और मेरे घर में तो खैर
मेरी माँ ही किडनी की पेशेंट थी, अब और है नहीं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो मेरे से ज्यादा कौन अच्छा आपको बता सकता है कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस क्या होता है समझते हैं, इसलिए सिर्फ समझाना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ की आपको उससे समझ में आएगी, डायलिसिस कैसे काम करता है और क्या होता है। आपने देखा होगा अलग अलग हॉस्पिटल्स में डायलिसिस सेंटर होते हैं। डायलिसिस क्या है, भगवान ने डायलिसिस करने के लिए हमें एक किडनी दिया हुआ है। किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर का, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी चीज ज्यादा खाते हैं, याद है आपको जब मैं कई बार पढ़ाते हुए कहा होगा कि ग्लूकोज डी हम लोग कंज्यूम करते हैं पर ग्लूकोज एल कंज्यूम नहीं कर सकते, पहले बात। दूसरा हमने कहा बाई चांस अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज खा लिया है तो जितना आपके शरीर में लगने वाला है वो लग जाएगा, बाकी यूरिनेट होकर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि उसका कंसंट्रेशन हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? वो किडनी ही है जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सारी गंदगी, सारे अच्छी चीजें जो हमें चाहिए, इन सब का जो वो साइंस है वो किडनी पढ़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं आज हम सेंसर बना रहे हैं, ह्यूमैनिटी कब एग्जिस्ट कर रही है? मोर देन लैक्स ऑफ ईयर्स। और लाख साल पहले से अगर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये सेंसर वाला जो कॉन्सेप्ट आज हम इजाद कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, भगवान ने बहुत पहले ये सेंसर बनाया हुआ है। क्योंकि वो ऐसा एक सेंसर है जो आपको सेंस कर लेता है कि क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए यानी सोडियम का आपकी बॉडी में। अगर आपने ज्यादा नमक खा लिया है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नमक से जो माने सोडियम जो मिला होगा वो उसको यूरिनेट करके बाहर कर देगा। अब सोचिए क्या टेक्नोलॉजी है भगवान की, क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो वो किडनी जो है वो डायलिसिस करता है, मतलब वो प्यूरिफाई करता है। वो कोलाइडल सॉल्यूशन, हमारा ब्लड क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, जिसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर हो जाती है तो किडनी उसको क्या करता है? छान के बाहर कर देता है। अब मान लीजिए किसी आदमी का किडनी हो गया खराब, तो अब ये छानने का काम कौन करेगा? सेंसर ही खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मेडिकल साइंस ने इतना पढ़ाई किया, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा यूज करके एक बाहर से आर्टिफिशियल किडनी बनाया। आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन है, इसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। उसमें लगा होता है डायलाइजर। डायलाइजर क्या होता है? आपके पूरे ब्लड को 3 घंटे के दरमियान या 4 घंटे के दरमियान में उस डायलाइजर से पास करते हैं। तो आपके ब्लड का एक वेन है, एक आर्टरी है, एक से ब्लड निकलती है और एक से ब्लड इंटर करती है। उन दोनों को उस मशीन के साथ जोड़ा गया है। जो गंदा ब्लड है उसको आप वहां से डालते हैं उस मशीन में, मशीन के अंदर वो सारा उसका रीडिंग ले लिया जाता है, क्योंकि मशीन में सेंसर है जो हमने बनाया है सेंसर। वो सेंसर के हिसाब से डायलेजर क्या करता है, उतनी ही मात्रा का चीज उसमें से क्या कर लेता है? निकाल लेता है, और फिर ब्लड कहां चले जाता है? आपके शरीर में। तो जो काम किडनी कर रहा था उसके लिए हमने मशीन 4 घंटे के लिए भाड़ा में लेते हैं। और ये जो प्रक्रिया इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये डायलिसिस हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। वहां पे सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव वाली चीजें आ जाएंगी और नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वाली। तो जो ओरिजिनल ब्लड था वो साफ हो गया। ऐसा अगर 10-12 बार, 13 बार, 14 बार मतलब एक साइकिल होता है करने का, तो 4 घंटे में मुझे लगता है शायद 10 या 15 साइकिल आपका ब्लड ये चक्कर काट लेता है। तो आपके खून में जो गंदगी थी, जो आपका किडनी खराब होने से आपका यूरिनेशन बंद हो गया, आप यूरिनेट नहीं कर रहे हैं, आपको पेशाब लग ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपका किडनी खराब है भाई, छान ही नहीं रहा, तो जो पानी है सब अंदर ही है। तो एक अगर आप नहीं डायलिसिस में जाएंगे, धीरे 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 आप फूलते चले जाएंगे, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो फट के मर जाइएगा एक दिन। उससे बचने के लिए पानी कम पीना है और सेकंड वो डायलिसिस कराते रहना है। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस वही एक प्रोसेस है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है जहां पे आप कोगुलेशन मतलब कोलाइड्स को साफ कर सकते हैं, पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और उसका जो फिल्टर है वो काफी महंगा आता है, तो इसलिए हम लोग वो प्रोसेस यूज नहीं करते हैं। तो कुल कितने प्रकार से आप कोलाइड्स को साफ कर सकते हैं? डायलिसिस, नेचुरल वाला, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, बेसिकली जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है उसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोगुलेशन। ठीक है, लिखिए वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर। तो पहले सारे प्रॉपर्टीज के नाम लिख लेते हैं,
फिर एक एक करके जो हमें पढ़ना है सिलेबस में उन सबको एक एक करके पढ़ लेंगे। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो पहला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने सारे पढ़ रखे हैं, कहां पे? सॉलिड स्टेट के लास्ट पार्ट में, इसलिए हम लोग सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन के लास्ट पार्ट में, तो वहां पे फिर पढ़ा था ना वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना, बॉइलिंग पॉइंट का डिप्रेशन, वो सारा कुछ पढ़े हुए थे। तो इसको फिर से दोबारा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेकिन याद रखिएगा वन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। सेकंड टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। थर्ड ब्राउनियन मूवमेंट, थर्ड ब्राउनियन मूवमेंट। फोर्थ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ELECTROPHORESIS, इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड लास्ट कोगुलेशन, एंड लास्ट कोगुलेशन। डन। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। हेडिंग डालें टिंडल इफेक्ट, हेडिंग डालें टिंडल इफेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, टिंडल इफेक्ट आपने कई जगह देखा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी आपने एक रूम का कमरा का खिड़की खोलते हैं और एक व्हाइट लाइट अगर वहां से जा रही है तो उस व्हाइट लाइट में आप रैंडम मूवमेंट देख पाते हैं। वो रैंडम मूवमेंट नहीं है, आप ऐसे समझिए कि अगर किसी चीज को आप देख पा रहे हैं वो तभी देख पा रहे हैं जब उससे निकलने वाली लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है। आप लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो लाइट का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी चीज को अगर आप देख पा रहे हैं वो तभी देख पा रहे हैं कि जो लाइट उसके ऊपर पड़ी है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक आ जाए तो मैं उसे देख पाऊंगा। तो उस व्हाइट लाइट में आप गंदगी को देख पाते हैं, छोटे छोटे कोलाइड्स को देख पाते हैं जो नेकेड आई से आप नहीं देख पा रहे हैं। हो क्या रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो जो एनर्जी ऑफ दी व्हाइट लाइट है, सूर्य की जो एनर्जी है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करने के बाद रीएमिट करता है। तो रीएमिट करने के वक्त अगर वो आप ही की दिशा में रीएमिट हुआ, एक टिंडल कोन में वो रीएमिट होता है, तो मान लीजिए इस दिशा से वो कर रहा है तो यहां पे एक कोन बनेगा, इस कोन में अगर आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा और एल्स दिखाई नहीं देगा। इसलिए कभी अगर आपने ऐसा कोशिश किया होगा कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ही मैं देखूं तो थोड़े दूर तक दिखता है, उसका गायब हो जाता है। एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कंटिन्यूअसली आप देख नहीं सकते, बिकॉज जब तक वो टिंडल कोन आपकी तरफ है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कहां तक पहुंचनी चाहिए, आंखों तक, जब तक वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों तक पहुंच रही है तब तक तो कहानी ठीक है। जैसे ही उसका टिंडल कोन घूमा वो पार्टिकल आपको दिखना बंद हो गया, इवन इफ व्हाइट लाइट इज प्रेजेंट। देन दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, राइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ज़ोल, when light falls on the Zoll, Zoll absorbs the light and scatter it या re-emit it. Zoll absorbs the light and scatter it या re-emit it. The scattering of light by the colloidal particle, the scattering of light by the colloidal particle is called Tyndall effect, is called Tyndall effect, full stop. The illuminated path of light, the illuminated path of light the illuminated path of light passing through the colloids is called Tyndall cone, is called Tyndall cone. डन। उसके नीचे लिखा है टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड only when the following two conditions are satisfied. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि what are the two conditions under which Tyndall effect can be seen. Tyndall effect can be observed during Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. पहला, the size of colloidal particle, the size of colloidal particle should not be much smaller than wavelength of incident light. The size of colloidal particle
should not be much smaller than wavelength of incident light. कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है और जो लाइट का वेवलेंथ है उसमें अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर टिंडल इफेक्ट आप नहीं देख पाएंगे। तो लाइट भी किसी रेंज में आता है, सम 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, और जो साइज भी आप देख रहे हैं वो 1000 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच का है। आपने वो टेबल लिखा हुआ है ना कोलाइडल का, तो कोलाइडल इज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये उसी रेंज में फंस रहा है। 1 से 1000 और 450 से 750 दोनों का जो रेंज होना चाहिए वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना चाहिए, तो ही आप वहां पे टिंडल इफेक्ट देख पाएंगे और एल्स नहीं देख पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज and the dispersion medium should differ greatly in magnitude. The refractive index of dispersed phase and dispersion medium should differ greatly in magnitude. तो दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैग्नीट्यूड है इसमें बड़ा डिफरेंस अगर हुआ तो ही आप टिंडल इफेक्ट देख पाएंगे। डन। हेडिंग डालें ब्राउनियन मूवमेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वही कोलाइडल को जब आप लाइट के अंदर देखेंगे और लाइट के अंदर देखने के बाद जब आप उस एक पार्टिकल का मोशन जब आप चेक करेंगे तो इस प्रकार का जो वो मोशन कर रहा होता है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। इसे ही आप क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। दिस जिगजैग मूवमेंट और रैंडम मूवमेंट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने पहली बार इस मूवमेंट को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा था। इसके बाद से इस मूवमेंट को क्या बोला गया, ब्राउनियन मूवमेंट बोला गया। लिखें, व्हेन द कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, when colloidal solution are viewed under powerful ultra microscope, the colloidal particle always appear to be in zigzag rapid random motion. The colloidal particle always appears to be in zigzag rapid random motion. This movement was first observed by Robert Brown. This movement was first observed by Robert Brown and is known as Brownian movement. And is known as Brownian movement. Full stop. This arises due to the unbalanced bombardment. This arises due to unbalanced bombardment. होता क्या है, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं जब डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से इस प्रकार से टकरा गए कि वो बैलेंस्ड नहीं रहा, तो क्या होगा, कहीं और भागेगा फिर टकराया, फिर कहीं और भागेगा फिर टकराया, फिर कहीं और भागेगा, और उस प्रकार से जो मोशन बना उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। So this arises due to unbalanced bombardment of particle by the molecules of dispersion medium. By the molecules of dispersion medium. Full stop. It depends upon the size of the particle and viscosity of the solution. It depends upon size of the particle and viscosity of the solution, but it does not depend upon the nature of colloid. But it does not depend upon the nature of colloid. उसके नीचे ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिए, ये वाला डायग्राम। साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर नेचर ऑफ कोलाइड के ऊपर इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में जितना आपको जानना था वो है।
हेडिंग डालें इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेचर ऑफ कोलाइड्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइड्स। इस तरह का जो रैंडम मूवमेंट होता है दिस इज कॉल्ड एज, कोई ऐसा जो इसे ही देख के रैंडम मूवमेंट बना रहा है? नहीं, कुछ लोग देख रहे हैं बोर्ड पे देख देख के रैंडम मूवमेंट बना रहे हैं। अरे ये मैंने ऐसे कुछ बना दिया, आप भी ऐसे कुछ बना दीजिए। हाँ, कुछ भी ऐसा बना दीजिए, मतलब ऐसा नहीं सर एक मिनट सर रुक जाइए, अभी बनाया नहीं है, कुछ तो बनाना है। रैंडम मूवमेंट जिगजैग होना चाहिए, बस वही। हेडिंग डाले इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ELECTROPHORESIS, इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। The movement of colloidal particle under an applied electric potential, the movement of colloidal particle under an applied electric potential is called electrophoresis, full stop। आगे लिखें, it occurs due to the presence of positive and negative charge on colloids, इस तरह का एक एपरेटस यूज कर रहे हैं जिसके अंदर यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोड ले रखा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी आपने एक इलेक्ट्रोड ले रखा है, इसके अंदर आपने जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको डाल रखा है, इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को आपने डाल रखा है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये बना होगा लायोफिलिक और लायोफोबिक पार्ट से। तो डिपेंडिंग अपॉन की कहानी सुनते हुए रहिए, ये बनाते रहिए, क्योंकि डॉट डॉट आप भी तो करेंगे ना, टाइम लगेगा आपको। तो डिपेंडिंग ऑन, सपोज करिए इसे मैं क्या बोल रहा हूं, कैथोड है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, एनोड है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब जरा सोच के देखिए कि कोई भी जो कोलॉइड है, अगर वो लायोफिलिक या लायोफोबिक पार्ट है, या उसमें एनायनिक और कैटायनिक पार्ट है, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ऑल दी पॉजिटिव चार्ज वाला आइटम कहां मूव कर रहा होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और ऑल से नेगेटिव चार्ज वाले कहां मूव कर रहे होंगे, इसके तरफ। और जब ये यहां एक जगह पहुंच जाएंगे तो फिर सारे अगर एक जगह पहुंच गए तो कोगुलेट कर जाएंगे, बड़ा बन जाएगा वो। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पर आप पोटेंशियल अप्लाई करके, जहां पर आपने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई करके आपने इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कराया, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। कॉमन सेंस है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो चूंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी से हमने नेगेटिव बना रखा है, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव वाले होंगे वो इधर मूव कर रहे होंगे, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसके अंदर जो नेगेटिव वाले होंगे वो इधर मूव कर रहे होंगे, सारे एक साथ पहुंच जाएंगे तो कोगुलेट कर जाएंगे। कोगुलेशन करके आपने दोनों को सेपरेट कर लिया। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उसी में एक चीज और ऐड करिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो नोन एज कैटाफोरेसिस। दिस इज कॉल्ड एज कैटाफोरेसिस। लिखाना जरूरी है कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव, ये तो समझ में आ गया मूवमेंट। उसके नीचे बस एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए डायग्राम बनाने के नीचे, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज movement of particle, is prevented by some suitable means, when electrophoresis, that is movement of particle, is prevented by some suitable means, it is seen that
it is seen that the dispersion medium begins to move. It is seen that the dispersion medium begins to move in the direction of electric field. In the direction of electric field. This phenomena is called electroosmosis. This phenomena is called electroosmosis. अंडरलाइन कर लीजिएगा, electroosmosis. क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए. इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि आपने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया है जिसमें एक टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज दिया, सेकेंड टर्मिनल को नेगेटिव चार्ज दिया. जब एक टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज है, एक टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों पे इस तरह से चार्जेस जा रहे हैं. कुछ मींस आपने ऐसा यूज किया जिस मींस की वजह से आपने इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस रोक दिया है. देन ऐसा देखा गया है कि ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, क्योंकि किसी भी कोलाइड्स में दो चीजें होंगी, डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्सन मीडियम. तो डिस्पर्स फेज अगर अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम मींस, आपने कुछ ऐसा तिगड़म लगा रखा है वहां पे, तो ऐसा देखा गया कि ये जो मीडियम है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. व्हाट इट, कोई दिक्कत? चलिए हेडिंग डालें कोगुलेशन. लास्ट कॉन्सेप्ट कोगुलेशन. लास्ट कॉन्सेप्ट है कोगुलेशन, उसका चैप्टर समाप्त हो जाएगा. हेडिंग डालें दी स्टेबिलिटी, लिखना स्टार्ट करें. दी स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक जोल, दी स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक जोल is due to the presence of charge on colloidal particle. The stability of lyophobic zone is due to the presence of charge on colloidal particle. तो लायोफोबिक जोल जो होता है, लायोफोबिक पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जहां पे वो डर रहा है लिक्विड से, तो उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के ऊपर, क्योंकि जिस टाइप चार्ज होगा वो साइड लिक्विड को लव करेगा. लिक्विड को अगर वो चार्ज वाला साइड लव करने लग जाएगा तो फिर ये जो पीछे वाला पार्ट है ये लिक्विड से दूर हो जाएगा. समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं? मान लीजिए ये इस तरह से ये आपका कोलॉइड है, तो अगर यहां पे लायोफिलिक पार्ट है तो लिक्विड इस साइड आ गया, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये ऑब्वियसली पीछे रह जाएगा. तो किसी भी कोलॉइडल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इसके चार्ज के ऊपर. ठीक है, यही बात उसने कहा है. लिखा है द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक जोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल. इफ समहाउ, फुल स्टॉप देके लिखिए, इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड, if somehow the charge is removed, the particle will come closer. तो फिर पार्टिकल्स आपस में क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे. कौन से पार्टिकल्स? दो जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ऐसा ही है ना, ये चार्ज है इसीलिए तो ये सारे दूर दूर हैं, क्योंकि चार्ज आपस में रिपेल हो रहे होंगे. अगर ये चार्ज यहां नहीं होता तो ये आपस में क्या हो जाते, क्लोज हो जाते, और क्लोज करके फिर क्या करेंगे, आपस में इस तरह से सारे मिल जाएंगे और कोगुलेट कर जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है उसी को कोगुलेशन कहते हैं. कोगुलेशन मतलब एक से ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल आपस में आकर मिल जाए, दैट इज ओनली कोगुलेशन. लिखा इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टिकल विल कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स, टू फॉर्म एग्रीगेट्स, जिसको कोगुलेट भी बोलते हैं, COAGULATE, and settle down under the force of gravity, and settle down under the force of gravity. तो कोगुलेशन होगा तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सस्पेंशन और प्रिसिपिटेशन. तो आपको कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसको अगर आप कोलाइडल ही रहने देना चाहते हैं तो आपको कोगुलेशन रोकना होगा. अगर आप चाहते हैं नहीं कि कोलाइडल सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाए, सस्पेंशन में या प्रिसिपिटेट बन जाए, तो आपको फिर कुछ मेथड यूज करने होंगे कि कैसे आप कोलाइडल सॉल्यूशन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सस्पेंशन या प्रिसिपिटेशन में. यह समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा कोगुलेट मतलब होता है
कोलाइडल के जो डिस्पर्स फेज हैं वो आपस में क्या हो गए, एक जगह आकर मिल गए। मिलेंगे तो बड़े होंगे, बड़े होंगे तो मास बड़ा होगा, मास बड़ा होगा तो अंदर ग्रेविटी सेटल हो जाएंगे। क्लियर है? लिखें, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द झोल, और प्रेसिपिटेशन ऑफ द झोल। हेडिंग डालें मेथड ऑफ कोगुलेशन, मेथड ऑफ कोगुलेशन, मेथड ऑफ कोगुलेशन। इसके अंदर हमें दो हेडिंग डालनी होगी। दो हेडिंग इसलिए बोल रहा हूं, कोगुलेशन तब संभव है जब कोलाइड से चार्ज हटा दे रहे हैं। तो अब चार्ज हट गया, चार्ज अगर नहीं है तो फिर लायोफोबिक पार्ट का कोलाइड अलग, कोगुलेशन अलग होगा, और लायोफोबिक पार्ट का कोगुलेशन अलग होगा। पहला लिखें, कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक झोल, कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक झोल, कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक झोल। सिर्फ नाम लिखना है आपको, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम लिख लीजिए। पहला, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, by adding electrolyte, second by boiling, third by electrophoresis, fourth by persistent dialysis, persistent dialysis, next by mixing oppositely charged colloids, by mixing oppositely charged colloids, अल्टीमेटली मेरा एम क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोगुलेशन कैसे हो रहा है, मतलब ये सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। मेरे को अल्टीमेटली ये क्या है, लायोफोबिक है। लायोफोबिक कोलाइड तभी बन रहा है, कोगुलेट तभी कर रहा है जब उसकी चार्ज को हम रिमूव कर दे रहे हैं। चार्ज को कैसे रिमूव करेंगे, अब सोचिए, आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, यहां पे O माइनस था, O माइनस को हटाने के लिए आपने K प्लस डाल दिया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो पूरा क्या बन गया, लायोफोबिक। अब ये कोगुलेट कर जाएगा। सेकेंड, बाय बॉइलिंग, आपने बॉयल किया, जब आप उसको बॉयल कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो जो लेयर वाइज वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है वो लेयरिंग टूट जाएगी, और लेयरिंग टूटेगी तो लायोफोलिक और लायोफिबिक जो इस तरह से आपस में दूर दूर रह रहे हैं हट जाएंगे, कोगुलेट कर जाएगा। थर्ड, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग कर देते हैं। अगर आपने चार्ज पार्टिकल हटा दिया तो जो बच गया वो क्या है, लायोफोबिक है, कोगुलेट कर जाएगा। नेक्स्ट, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस में आप क्या हटाते हैं, डायलिसिस में आप क्या हटाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, आयंस हटाते हैं। आयंस हटा दिए मतलब चार्ज हटा दिया, और चार्ज हटा दिया तो फिर वो कोगुलेट कर गया। और लास्ट, अपोजिटली चार्ज्ड, यहां O माइनस था यानी नेगेटिव, आपने क्या डाल दिया, प्लस कुछ भी डाल दिया, वो भी हो गया। हेडिंग डालें, कोगुलेशन बाय कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक झोल, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक झोल। दो ही है, पहला बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, by adding suitable solvent, second by adding of electrolyte, by adding of electrolyte। डन। इमल्शन आप लोग के सिलेबस में नहीं है इसलिए वो आपको पढ़ना नहीं है। डन। तो यहां तक ही पढ़ना था, लगभग सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास से हम लोग अगला कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।